ठीक है, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि स्टार्टअप में कैसे सफल हुआ जाए। जाहिर तौर पर यहाँ 20 मिनट में जितना कहा जा सकता है, उससे कहीं ज्यादा कहा जा सकता है, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, नंबर एक सबक जो हम स्टार्टअप्स को सिखाने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि जिस डिग्री तक आप सफल होते हैं, वो उस डिग्री का अनुमान लगाता है, जिस डिग्री तक आप एक उत्पाद बनाते हैं, जो इतना अच्छा होता है कि लोग अनायास ही अपने दोस्तों को इसके बारे में बताते हैं। स्टार्टअप हमेशा हमसे सफलता का रहस्य पूछते हैं। वे हमेशा यह विश्वास करना चाहते हैं कि यह इसके अलावा कुछ और है, क्योंकि ऐसा करना वास्तव में कठिन है। लेकिन यही बात है, यदि आप एक ऐसा उत्पाद बना सकते हैं जो इतना अच्छा है कि लोग अनायास ही अपने दोस्तों को इसके बारे में बताते हैं, तो आपने वास्तव में एक सफल स्टार्टअप बनने के लिए आवश्यक 80% काम कर लिया है। यदि आप उन सबसे सफल कंपनियों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप जानते हैं, गूगल, फेसबुक, जो भी हो, तो संभवतः आपको उनके बारे में पता चला क्योंकि आपके एक मित्र ने कहा था आपको इसे आजमाना होगा। ये बहुत अच्छा है। तो ये बार है कुछ ऐसा जो लोगों को इतना पसंद आता है कि वे अपने दोस्तों को इसके बारे में बताते हैं। ऐसे उत्पाद के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक वो उत्पाद है जिसे समझाना आसान हो और समझना आसान हो। यदि आप कुछ शब्दों में यह नहीं बता सकते कि आप क्या करते हैं, और यदि लोग नहीं बताते हैं, यदि कम से कम कुछ लोग नहीं कहते हैं, ओ ये बहुत दिलचस्प है, ये आमतौर पर एक गलती है। ये आमतौर पर अस्पष्ट सोच या ऐसी आवश्यकता का संकेत है जो पर्याप्त बड़ी नहीं है। एक और चीज जिस पर स्टार्टअप्स को ध्यान देने की जरूरत है, वो एक ऐसा बाजार है जिसमें या तो बदलाव आना शुरू हो गया है या जल्द ही तेजी से विकास होने वाला है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में स्टार्टअप का मूल्यांकन करते समय निवेशकों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक से संबंधित है। निष्कर्ष है, अच्छा आपकी ब्याज दर क्या है? हमें विकास दर की परवाह है। यदि राजस्व तेजी से बढ़ रहा है तो निवेशक आज छोटे राजस्व को माफ कर देंगे। किसी कारण से लोग बाजारों के बारे में इस तरह नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर आप सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं, तो वे हैं जो छोटे बाजारों में शुरू होते हैं, जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 11 साल पहले आईफोन ऐप्स का बाजार $0 था। यह अब बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है कि अगर आप आज केवल टीएम के बारे में सोचेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। आप वास्तव में एक ऐसे बाजार की पहचान करना चाहते हैं जो हर साल बढ़ता जा रहा है और उस लिफ्ट पर चढ़ने में सक्षम हो। इसका पता लगाने के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह सीखना है कि वास्तविक रुझानों और नकली रुझानों के बीच अंतर कैसे किया जाए। वास्तविक प्रवृत्ति वह है जो वास्तव में होने वाली है और नकली प्रवृत्ति नहीं है, या कम से कम अभी तक नहीं हुई है। और इससे पहले कि आप किसी नए प्लेटफॉर्म पर बड़ा दाम लगाएं, आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि यह वास्तविक है। अब इसके लिए एक आसान ट्रिक है जिसे मैं अभी साझा करूंगा। वास्तविक रुझान वे हैं जहां एक नया प्रौद्योगिकी मंच आता है और शुरुआती अपनाने वाले इसे जुनूनी रूप से उपयोग करते हैं और अपने दोस्तों को बताते हैं कि वे इसे कितना पसंद करते हैं। नकली प्रवृत्ति वह है जहां लोग उत्पाद खरीद सकते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं, या कम से कम पर्याप्त नहीं करते हैं। तो एक वास्तविक प्रवृत्ति का उदाहरण मैंने पहले ही आईफोन का उल्लेख किया है, मैं उसका फिर से उल्लेख करूंगा। जब आईफोन पहली बार सामने आया तो बहुत से लोगों ने इसे खरीद कर दिया क्योंकि उस वर्ष उनकी केवल 10 लाख या 2 मिलियन ही बिक्री हुई थी, और उन्होंने कहा ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिन लोगों के पास आईफोन था, वे इसे हर दिन घंटों इस्तेमाल करते थे। ये उनके जीवन का केंद्र बन गया। उन्हें ये पसंद आया। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा तुम्हें लेना ही होगा। और मुझे लगता है कि उस समय ध्यान देने वाले लोगों के लिए यह स्पष्ट था कि कुछ मौलिक रूप से बदल गया था और हमारे पास एक नया कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म था जो बड़े व्यवसायों को जन्म देने वाला था। और यह मोबाइल ऐप्स पर दांव लगाने का अच्छा समय था। एक नकली प्रवृत्ति, या कम से कम अगस्त 2018 तक एक नकली प्रवृत्ति, मैं कहूंगा कि VR है। मुझे विश्वास है कि VR किसी दिन बड़ा होगा। लेकिन आज जिन लोगों को मैं जानता हूं उनमें से अधिकांश के पास VR हेडसेट है, वे इसका उपयोग कभी नहीं करते हैं या बहुत ही कम करते हैं। और इसलिए हालांकि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं और शायद बहुत सारे लोग उन्हें खरीदते भी हैं, शुरुआती अपनाने वालों के बीच प्रति उपयोगकर्ता गहन उपयोग नहीं होता है। मुझे लगता है कि आप कोई बड़ा दाम लगाने से पहले देखना चाहते हैं। एक और चीज जिसकी स्टार्टअप्स को जरूरत है, कम से कम एक इंजीनियर संस्थापक, आमतौर पर CEO। स्टार्टअप में किसी को वह व्यक्ति होना चाहिए जो भर्ती करेगा, उत्पाद बेचेगा, प्रेस से बात करेगा, धन जुटाएगा। और इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो पूरी दुनिया को इस बात से अवगत करा सके कि कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है। और कोई व्यक्ति जो कंपनी के लिए मुख्य प्रचारक बन जाता है, उसके बिना बेतहाशा सफल होना बहुत कठिन है। ऐसा करने में सक्षम हुए बिना एक टीम बनाना बहुत कठिन है। एक चीज जो इसमें मदद करती है वह है महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण का होना। आप कभी भी भव्य नहीं बनना चाहते जिससे लोग विमुख हो जाते हैं, लेकिन आप समय के साथ खुद को और अधिक महत्वाकांक्षी होने देना चाहते हैं। और जब तक आप इसे व्यवस्थित रूप से करेंगे, लोग प्रतिक्रिया देंगे। महत्वाकांक्षी सपने रोमांचक होते हैं, ऊपर काम करना मजेदार होता है। वास्तव में मुझे लगता है कि 2018 में कम से कम सिलिकॉन वैली में एक आसान स्टार्टअप शुरू करने की तुलना में एक कठिन स्टार्टअप शुरू करना आसान है। अब यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन महत्वाकांक्षी परियोजनाएं दिलचस्प हैं। वर्तमान परिवेश में पूंजी जुटाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, लेकिन बाकी सब कुछ करना वास्तव में कठिन है। बहुत सारे स्टार्टअप हैं, इसे शुरू करना बहुत आसान है। वे सभी इतने आशाजनक लगते हैं कि एक संगठन में पर्याप्त प्रतिभाओं को एक साथ लाना वास्तव में कठिन है। और यदि आप किसी ऐसी समस्या पर काम कर रहे हैं जो मामूली रूप से सफल हो सकती है, तो पहले कुछ लोगों को इसमें शामिल करना आसान है। आप उन्हें बहुत अधिक इक्विटी दे सकते हैं, लेकिन तब यह वास्तव में कठिन हो जाता है।
कर्मचारी भी क्यों शामिल होने जा रहा है? ये दुनिया के लिए क्यों मायने रखता है? किसी को अन्य चीजों की तुलना में आपके स्टार्टअप पर काम क्यों करना चाहिए जो वे कर सकते हैं? और कुछ ऐसा चुनना जो आपके सफल होने के लिए मायने रखता हो, ऐसा करने का एक शानदार तरीका है। और इसलिए मुझे लगता है कि जब आप एक कंपनी शुरू कर रहे हों तो ये सोचना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि ये एक ऐसे दृष्टिकोण में कैसे विकसित होगा जिसके साथ बहुत से लोग मदद करना चाहते हैं, जिसके साथ बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि वर्तमान परिवेश में प्रतिभा प्राप्त करना और माइंडशेयर प्राप्त करना वास्तव में कठिन है। लोग उन स्टार्टअप्स में रुचि रखते हैं जो मायने रखते हैं। एक और बात जो हमने अपने सर्वश्रेष्ठ संस्थापकों के बीच बार बार देखी है वो यह है कि उनके पास भविष्य के प्रति एक आश्वस्त और निश्चित दृष्टिकोण है। वे गलत हो सकते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि आश्वस्त और लचीला होना अच्छा है, लेकिन यह विचार कि आप आश्वस्त और निश्चित हैं, मुझे लगता है कि यही होने वाला है या यही होने वाला है, और इसके बारे में अपेक्षाकृत आश्वस्त होना, अपने दृढ़ विश्वास के प्रति साहस रखना, एक स्पष्ट नेता होने के नाते यह कहना हम यह करने जा रहे हैं और इसीलिए बहुत सारे संदेह के बावजूद ये वास्तव में सफलता के साथ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। और यह एक महत्वाकांक्षी दृष्टि पर वापस आता है। लेकिन संपूर्ण स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र उन कंपनियों का समर्थन करने के लिए सर्वोत्तम रूप से स्थापित किया गया है जिनकी सफलता की संभावना कम है, लेकिन अगर वे काम करते हैं तो बहुत बड़ी हैं। और मुझे लगता है कि किसी ऐसी चीज के लिए जाना जो बहुत बड़ी हो, अगर वह काम करती है तो सबसे अच्छे लोगों को आकर्षित करेगी। मैं टीम के बारे में ज्यादा बात नहीं करने जा रहा हूं। ऐसी बहुत सी स्पष्ट बातें हैं जो मैं कह सकता हूं जिनके बारे में कई लोगों ने कई बार कहा है। आप जानते हैं, आपको ऐसे स्मार्ट लोगों की जरूरत है जो वास्तव में कड़ी मेहनत करना चाहते हैं और जो अच्छी तरह से संवाद करते हैं। ये सब बाकी सच है, लेकिन मैं कुछ गैर स्पष्ट चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा जिन पर हमने गौर किया है कि हम लोगों को उस टीम के बारे में उतनी बातें कहते नहीं सुनते हैं जिसे आपको इकट्ठा करने की आवश्यकता है। विनोद खोसला कहते हैं कि आप जो टीम बनाते हैं वही कंपनी बनाते हैं, और मुझे सचमुच लगता है कि यह सच है। मुझे लगता है कि मैं अभी भी केवल कुछ ही संस्थापकों से मिला हूं जो भर्ती पर पर्याप्त समय बिताते हैं, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग उनमें से एक हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक बेहतरीन टीम बनाना, सही बाजार चुनने और एक बेहतरीन उत्पाद बनाने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण काम है जो आप करते हैं। सभी संस्थापक, सभी सफल संस्थापक एक परिवर्तन से गुजरते हैं जहां आप एक उत्पाद बनाने से लेकर एक कंपनी बनाने की ओर स्विच करते हैं, और एक कंपनी का निर्माण वास्तव में टीम के बारे में है। इसलिए आपको आशावादियों की आवश्यकता है। पूरी दुनिया आपको बता रही होगी कि अगर आपके पास विश्वास की आंतरिक आग नहीं है तो आप एक स्टार्टअप के रूप में असफल क्यों होंगे। अगर आपके पास कहने वाले लोग नहीं हैं तो आप जानते हैं क्या हम ये करने जा रहे हैं, और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नफरत करने वाले क्या कहते हैं, हम इसका पता लगाने जा रहे हैं। और आप जानते हैं यह समस्या है, इसे हल किया जाना चाहिए। यदि आपकी टीम में आशावाद की भावना नहीं है तो जब दुनिया आपके चेहरे पर मुक्के मारना जारी रखे तो सफल होना बहुत कठिन है। आपको कम से कम कुछ विचार जनरेटर की आवश्यकता है। किसी भी कंपनी में मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में सफल हुए हैं। मैं उनके साथ काम करने में सक्षम हुआ हूं जो बहुत सारे विचारों के साथ आने में वास्तव में अच्छे हैं। आप इनमें से बहुत से लोगों को नहीं चाहते क्योंकि ये ऐसे विचार हैं जिन पर कोई कंपनी अमल नहीं कर सकती, लेकिन एक कंपनी के भीतर कुछ ऐसे लोगों का होना जो लगातार नए विचार फेंक रहे हैं, जिनमें से अधिकांश बुरे होंगे, टीम में होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इसका पता लगा लेंगे कि भावना शुरुआती स्टार्टअप टीम के सदस्यों के बीच सुनना मेरी पसंदीदा बात है। बहुत सी चीजें गलत हो जाती हैं। जिन परिस्थितियों में स्टार्टअप जीतते हैं वे अविश्वसनीय रूप से गतिशील होती हैं, और इसलिए ये विचार कि भले ही मैं कागज पर योग्य नहीं हूं, भले ही मैंने इस समस्या को पहले हल नहीं किया है, भले ही यह समस्या ऐसी लगे कि यह कंपनी को खत्म करने जा रही है जो कई समस्याओं को इस तरह महसूस करेगी, बीच की भावना आप जानते हैं कि टीम के पास वे लोग हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। हम इसका पता लगाने जा रहे हैं, हम इसे पूरा करने जा रहे हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक और बात जो मुझे शुरुआती टीम के सदस्यों से सुनना अच्छा लगता है वह यह है कि मुझे यह मिल गया है। तो आपने बड़ी कंपनियों में सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं यह मेरा विभाग नहीं है, कोई और ऐसा करने जा रहा है, या ओ ये वास्तव में बुरा है, इससे हमें नुकसान होने वाला है। और आप ऐसे लोगों को जाते हैं जो आगे बढ़े और कहें मैं करूंगा। समझ आ गया? इसकी चिंता मत करो। आप चाहते हैं कि लोग कार्य के प्रति पूर्वाग्रह रखें। विशेषकर शुरुआती दिनों में स्टार्टअप अक्सर बहुत तेजी से आगे बढ़कर जीतते हैं। आपको अभी उतना नहीं होता जितना आप चाहते हैं, आपके पास अभी भी विचार विमर्श करने के लिए उतना समय नहीं होता जितना आप चाहते हैं, और आप ऐसे लोगों को चाहते हैं जो अपनी पसंद से बहुत कम डेटा के साथ, बहुत कम निश्चितता के साथ कार्य करने को तैयार हों। और फिर यदि वे कार्य करते हैं और यह काम नहीं करता है तो वे वास्तव में जल्दी से अनुकूलन करते हैं और कुछ और प्रयास करते हैं। हम अनुभवहीनता के आशीर्वाद के बारे में भी बात करते हैं। हमने अपने कई स्टार्टअप्स को अविश्वसनीय चीजें करते देखा है क्योंकि किसी ने उन्हें नहीं बताया कि यह कठिन था, किसी ने उन्हें नहीं बताया कि वे ऐसा नहीं कर सकते। स्टीव वोजनियाक का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे उन्होंने अब तक जो भी बेहतरीन चीजें की वे बिना किसी अनुभव और बिना पैसे के हुई। और आप जानते हैं यह स्पष्ट रूप से हमेशा सच नहीं होता है, लेकिन स्टार्टअप के साथ एक जादुई चीज होती है। स्टार्टअप विशेष रूप से अपने शुरुआती दिनों में, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि उन्हें कुछ चीजें करने में सक्षम नहीं होना चाहिए,
और इसलिए मुझे लगता है कि एक स्टार्टअप के रूप में फिर से हर किसी को अनुभवीन रखना काम नहीं करता है, लेकिन आप अनुभवीन लेकिन अत्यधिक क्षमता वाले लोगों पर सामान्य से अधिक दांव लगा सकते हैं। ये टीम पर विषय का अंत है। एक संस्थापक के रूप में आपकी सबसे महत्वपूर्ण नौकरियों में से एक है कभी भी गति न खोना। और ये थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि इसका मतलब है कि पहले कुछ वर्षों तक आपको कभी भी गैस से अपना पैर हटाने का मौका नहीं मिलेगा। आपको वास्तव में कभी आराम नहीं मिलता। हम इस बारे में ईमानदार होने का प्रयास करते हैं कि स्टार्टअप कार्य जीवन संतुलन के लिए बिल्कुल भी सर्वोत्तम विकल्प नहीं है, लेकिन विशेष रूप से शुरुआती दिनों में स्टार्टअप अपनी गति से जीवित रहते हैं। यदि आपके पास गति है तो लोग अपनी क्षमता से अधिक परिणाम देते रहते हैं। यदि आप गति खो देते हैं तो इसे वापस पाना बहुत कठिन होता है। और इसलिए यह सुनिश्चित करना जारी रखना कि स्टार्टअप में ताल है, कि स्टार्टअप अपेक्षाकृत कम और पूर्वानुमानित अंतराल पर जीता रहे, यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। और यह सुनिश्चित करना संस्थापकों पर निर्भर है कि आप इस पर अपनी पकड़ न खोएं। एक और चीज जो हमें लगता है कि स्टार्टअप्स को चाहिए वह है समय के साथ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। अब यह कुछ ऐसा है जो इतना स्पष्ट लगता है कि मैं इसे डालने में भी झिझक रहा था। इस पर अच्छी तरह से चर्चा की गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अधिक से अधिक स्टार्टअप वाईसी पर आवेदन कर रहे हैं और हम उनसे पूछते हैं तो यहाँ दीर्घकालिक एकाधिकार प्रभाव क्या है? दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ क्या है? इस बिजनेस में नेटवर्क का प्रभाव कहाँ है? वे हमें ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने पहली बार यह प्रश्न सुना हो। मैं जानता हूं कि वास्तव में सभी महान व्यवसायों के पास इस प्रश्न का उत्तर है, और वास्तव में वे जितने बेहतर हैं उतना ही अधिक वे ऐसा न करने का दिखावा करते हैं। लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसके लिए आप एक योजना बनाना चाहते हैं। एक और चीज जिसके लिए आप योजना बनाना चाहते हैं वह कम से कम एक समझदार व्यवसाय मॉडल है। आपको शुरुआत में ही यह सब पता लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम संस्थापकों से पूछते हैं तो आप ऐसा कैसे कमाएंगे, और वे हमें ऐसे दिखते हैं जैसे यह पहली बार है कि उनसे यह प्रश्न पूछा गया है, तो हाल में आपके विचार से कहीं अधिक बार हुआ है। यह भी एक बुरा संकेत है। फिर ये इतना सामान्य है कि मैं इसे यहाँ डालने में झिझकता हूँ। लेकिन जब हम किसी स्टार्टअप से पूछते हैं कि वे कैसे आगे बढ़ेंगे, उन्हें उपयोगकर्ता कैसे मिलेंगे, और वे हमें ऐसे देखते हैं जैसे यह पहली बार है कि उन्होंने यह सवाल सुना है, यह बुरा संकेत है। तो पहले यहाँ प्रयास करने का कुछ समझदार विचार। एक बार एक साझेदारों में से एक पॉल बुचाइट ने हमारे सर्वश्रेष्ठ संस्थापकों के गुणों को देखने में बहुत समय बिताया और वे क्या थे ये जानने की कोशिश की। और वह मितव्ययिता, फोकस, जुनून और प्यार के साथ सामने आए। मुझे लगता है कि यह बात अच्छा है। मेरे पास जोड़ने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जो आप जो कर रहे हैं उसके बारे में और एक संस्थापक के रूप में आपको कहने में सक्षम होना चाहिए। और अंत में मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि स्टार्टअप बड़ी कंपनियां क्यों बनती हैं। बहुत सारे कारण हैं। मैं यहाँ कुछ सामान्य चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि ये रुझान इतने मूल्यवान हैं कि जब आप अपने स्टार्टअप विचारों का मूल्यांकन करते हैं तो ये सोचने लायक है कि क्या आप इनमें फिट बैठते हैं, क्योंकि स्टार्टअप के लिए ज्यादातर समय बड़ी कंपनियों को हराना वास्तव में कठिन होता है। और यहाँ कुछ क्षेत्र हैं जहां हम इसे बार बार होते हुए देखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अंतर यह है कि यदि आप एक बड़ी कंपनी में उत्पाद प्रबंधक हैं और आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो एक बुरा विचार लगता है लेकिन एक अच्छा विचार है, तो आपको अपने बॉस से हर किसी को प्राप्त करना होगा, कभी कभी यहाँ तक कि सीईओ, हाँ कहने के लिए। तो कोई तुम्हें मार नहीं सकता। यदि आप एक स्टार्टअप हैं तो आप वाईसी डेमो डे पर जा सकते हैं, हजारों निवेशकों में से कोई भी हाँ कह सकता है और आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो ये बहुत अलग मानसिकता है। और उन विचारों के लिए जो बुरे लगते हैं लेकिन अच्छे हैं, इस घटना के कारण ये एक नहीं बनामे हाँ स्टार्टअप जीत सकते हैं। वास्तव में स्टार्टअप आमतौर पर विचारों की उस श्रेणी में बड़ी कंपनियों को मात देते हैं। इसलिए ऐसे विचारों की तलाश करें जो बुरे लगते हैं लेकिन अच्छे हैं, और जहां आपको एक बड़ी कंपनी में किसी के लिए सभी हाँ मिलने की तुलना में एक हाँ मिलने की अधिक संभावना है। एक और क्षेत्र जहां स्टार्टअप आमतौर पर बड़ी कंपनियों को मात देते हैं वह है बहुत तेजी से बदलते बाजार। स्टार्टअप्स की शानदार गति, चपलता और गति में बड़े फायदे। बाजार जितना अधिक बदल रहा है, आपको निर्णय लेने की संख्या उतनी ही अधिक होगी और आपके उत्पाद और रणनीति में बदलाव की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। और आप उन निर्णयों की संख्या को अनुकूलित करना चाहते हैं जो किसी को आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए करना है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी उन्हें औसतन आपके मुकाबले बदतर और निश्चित रूप से बहुत धीमी बना देगी। इसलिए बाजार के विकास की गति आपको एक बड़ी कंपनी पर अपना लाभ बढ़ाने के लिए बहुत अधिक अवसर देती है। और फिर अंततः स्टार्टअप आमतौर पर बड़े प्लेटफॉर्म बदलावों पर जीतते हैं। कई लोगों ने देखा है कि इन क्लस्टर्स में स्टार्टअप आते हैं। वे क्लस्टर आमतौर पर एक बड़े प्लेटफॉर्म शिफ्ट के बाद आते हैं। हम यहाँ आईफोन उदाहरण पर कायम रहेंगे। मोबाइल ऐप्स बनने के बाद कई नई कंपनियां शुरू हुईं जो अब काफी मूल्यवान हैं।
और इसका एक कारण यह है कि अधिकांश बड़ी कंपनियां कम से कम एक वार्षिक ताल पर काम करती हैं, और जब मंच में बहुत बड़ा बदलाव होता है तो वे एक बड़ी रणनीतिक धुरी बनाने में अच्छे नहीं होते हैं। युद्धपोत बहुत धीमी गति से घूमता है, जबकि एक स्टार्टअप कर सकता है वह आज सुबह उठे। दुनिया 6 महीने पहले की तुलना में मौलिक रूप से भिन्न है। हम इस नई दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं, और इसलिए यह एक ऐसा तरीका है जिससे स्टार्टअप आमतौर पर जीते हैं, या यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां स्टार्टअप आमतौर पर जीते हैं। और भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि इन तीनों के बारे में सोचना दिशात्मक रूप से एक अच्छी बात है। ठीक है, आपके लिए बात इतना ही है। मेरे साथ कहने और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।